नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, जुमेरात के रोज़ भारत में दिल्ली में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 120 ममालिक दुनिया के जो हैं, वैसे तो सब सरबराहान को दावत दी गई थी, लेकिन 10 सरबराह आए और बाकी को उनके वज़रात ख़ारजा ने रिप्रेजेंट किया। अब दुनिया को अगर एक गोला समझें आप, तो उसका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यानी ऊपरी हिस्सा जो है, ज़्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पे वाक़ हैं, और जो अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या तरक्की पजीर जिन्हें हम कहते हैं, तो वो दुनिया के जुनूब में वाक़ हैं, साउथ में। अब उसमें आप एशिया कह सकते हैं, लातीनी अमेरिका कह सकते हैं, और अफ्रीका जो है वो सब मोस्टली जो है ये जुनूब में वाक़ है। तो अभी क्या है, इस साल से हिंदुस्तान जो है G20 जो ग्रुप है 20 ममालिक का, उसका G20 का हिंदुस्तान इस साल से सदर बना है 2023 के लिए। तो उसी वक़्त जब मोदी ने उसको, मतलब इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को बैटन पकड़ाई थी कि अब आज से आप हैं इस साल के लिए G20 के सदर। तो उसी वक़्त मोदी ने कहा था कि हम उन लोगों की आवाज़ बनेंगे जिनकी कोई आवाज़ नहीं है। अब G20 में तो सिर्फ 20 ममालिक, अब 19 ममालिक हैं और एक जो है वो यूरोपियन यूनियन को मिला के एक ही मुल्क करके गिना जाता है, लेकिन वो मोस्टली उसमें जो है ना तरक्की याफ्ता ममालिक आ जाते हैं। तो इसीलिए दूसरे ममालिक को भी इसका फ़ायदा पहुँचे, इसीलिए हिंदुस्तान ने ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। जैसा कि मोदी ने वादा किया था कि हम उन लोगों की आवाज़ बनेंगे जिनकी कोई आवाज़ नहीं है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? वजह तो सीधी है, जब से ये यूक्रेन की जंग हुई है 24 फरवरी 2022, तकरीबन 1 साल होने को है, तो तब से जो है दुनिया में हर मुआशी जो भी काम है सब में मुश्किलात पेश आने लगी हैं। तेल महंगा हो गया, खाने की चीज़ें अशिया खुर्दनी वो महंगी हो गई हैं, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है अफरात ज़र वो बहुत बढ़ गया है, और वो तो तरक्की याफ्ता ममालिक में भी बहुत बढ़ गया है। डॉलर बहुत महंगा हो गया है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको ज़्यादा तकलीफ़ात का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए हिंदुस्तान ने ये सोचा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको हम बुलाएं और उनके सामने ये सारे मसाइल रखें, और फिर उनकी तरफ से जो भी सलाह मशवरा है उसको मिला के एक करारदाद बनाई जाए। अच्छा, फिर वहाँ पर जो हिंदुस्तान का, पहले ये 2 रोज़ की थी, 12 और 13 तारीख के लिए। तो 12 तारीख को उसका इफ्तिताह किया जनाब मोदी ने, और 13 तारीख को हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुस्तान का जो ऑयल मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, उसने अपनी तकरीर में बताया कि हिंदुस्तान में तेल के ज़खायर निकालने के लिए जो तेल की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने पैसा लगाने का सोचा है, मतलब लगा रहे हैं, इस साल लगेगा। और उन्होंने जो उसके लिए फ़िगर दी वो उन्होंने दी है कि 58 बिलियन डॉलर यानी 58 अरब डॉलर की इसमें सरमायाकारी होगी। अच्छा, ये जो एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है ना, ये तकरीबन 15-20 साल पहले तो सिर्फ हिंदुस्तान में जो सरकारी कंपनी है यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस, पहले कमीशन कहते थे, अभी उसको कॉरपोरेशन कहते हैं, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो थी कमीशन,
तो वो ये तेल निकाला करती थी, ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का काम करती थी। और ऑयल इंडिया लिमिटेड वो भी एक कंपनी है। लेकिन जब से ये प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया गया हिंदुस्तान में, तकरीबन 20 साल पहले से है, तो फिर हिंदुस्तान की प्राइवेट कंपनियां और बाहर की प्राइवेट कंपनियों ने भी इसमें अपनी कोशिश करना अपनी काविश करना शुरू कर दिया था। तो अभी इस साल जो है ये 3-4 कंपनियां हैं, मैं आपको उनके नाम बता रहा हूँ। शेवरॉन है, एक्सॉन मोबिल है और टोटल एनर्जी। ये जो हैं ये हिंदुस्तान में एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में इस साल 2023 का जो फिनंशियल ईयर है, इसमें ये लोग $58 बिलियन की सरमायाकारी कर रहे हैं। ये जो जनाब न्यू एक्सप्लोरेशन पॉलिसी की हमने आपको बात बताई, तो इस ज़मन में ये काबिल गौर है कि रिलायंस वालों को वो शेल के साथ मिलकर उन्होंने कोलैबोरेशन करके हिंदुस्तान के जो मशरिक़ में विशाखापट्टनम के नज़दीक हाई सीज़ में उन्होंने तेल निकाला था और गैस निकली थी। तो और फिर कैर्न कंपनी है बरतानिया की, कैर्न एनर्जी, उन्होंने इधर राजस्थान में बाड़मेर में जो है तेल के कुएं खोदे थे और तेल निकाला था, अब भी निकल रहा है। ये अलग बात है कि कैर्न ने फिर वो अपनी जो हिंदुस्तान का उसका जो कारोबार था, उसने हिंदुस्तानी एक सरमायाकार है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, अनिल अग्रवाल, उसकी कंपनी है वेदांता, तो उसने वो वेदांता को बेच दिया। नाज़रीन, कल हमने आपको बताया था कि कल भी बताया, परसों भी बताया कि चौधरी परवेज़ इलाही जो पाकिस्तानी पंजाब के वज़ीर आला है, उन्होंने असेंबली तहलील करने के लिए अपना मशवरा गवर्नर मलिक रहमान के पास भेज दिया है। तो अब उसको 48 घंटे हो चुके हैं। तो खैर, वैसे तो गवर्नर मलिक रहमान को उसके ऊपर अपना ऑर्डर निकालना था, लेकिन जैसा कि आइन में ये लिखा हुआ है कि अगर गवर्नर ऑर्डर न भी निकाले तो भी 48 घंटे में ख़ुद ब खुद ये समझा जाएगा कि वो असेंबली तहलील हो गई। तो अभी पंजाब असेंबली कानूनी तौर पर तहलील हो चुकी है और अभी वहाँ पर नए इंतखाबात कराए जाने हैं 90 दिन के अंदर। तो इसके लिए पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा है कि एक उबूरी हुकूमत यानी इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है। अभी जनाब इमरान खान तो कहते हैं कि उसके लिए जो इंटरिम चीफ मिनिस्टर का नाम है वो मैंने सोच के रखा है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि परवेज़ इलाही को रिस्पेक्ट दी जाए, इसीलिए वो उसकी अनाउंसमेंट नहीं कर, उसका ऐलान नहीं कर रहे और वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ सलाह मशवरा करके और बाद में बताएंगे। और फिर चौधरी परवेज़ इलाही तो था जो आउट गोइंग असेंबली थी उसका कायदे ऐवान, लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का भी इसमें 50% काम बनता है। तो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ जो थे उस वक़्त हमजा शहबाज थे, नून लीग के जनाब नवाज़ शरीफ के साहबजादे, लेकिन वो अभी पाकिस्तान से बाहर है। अभी उनके साथ इनको जो है सलाह मशवरा करके और किसी एक नाम पर, वैसे कि तो क्या होता है कि कायदे ऐवान 2 नाम देता है, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ 2 नाम देता है और फिर वो दोनों बैठकर किसी एक नाम पर इत्तेफाक करते हैं। और अगर ये इत्तेफाक नहीं हुआ तो फिर वो सभी नाम जो है वो भेजे जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। फिर लास्ट वर्ड जो होता है हरफ आखिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का होगा। नाजरीन, वैसे तो जनाब इमरान खान ने कहा था कि पंजाब की असेंबली के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी तहलील हो जाएगी, लेकिन उसको 3 दिन हो चुके हैं, अभी उस बारे में कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। होनी तो चाहिए जैसा कि उन्होंने कहा है, और अभी कल भी उन्होंने कहा कि जल्दी हम खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील करेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर दबाव डालें ताकि वो पार्लियामेंट से एतमाद का वोट हासिल करे। अभी वो अपनी तरह सही कोशिश करेंगे, लेकिन अभी उसके लिए पहला कदम जो है वो कम से कम खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को तो तहलील करें।
अच्छा, जहाँ तक पंजाब असेंबली के इंतखाबात का ताल्लुक़ है, आइंदा जो मतलब वो बनेगी, तो उसके लिए जनाब इमरान खान और पीटीआई ने जो है टिकट कैसे बांटे जाएंगे, कौन इलेक्टेबल होंगे पंजाब में उनकी तरफ से, अब ज़ाहिर है वो तो जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप के साथ मिलकर ये इंतखाबात लड़ेंगे। और अभी कुछ उन्होंने बताया नहीं है कि उनको कितनी सीटें दे रहे हैं। वैसे तो वो जनाब इमरान खान ये कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि काफ़ी लीग जो है पीटीआई में जम हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। चौधरी परवेज़ इलाही अपनी इनफरादियत बरकरार रखेंगे और अपने लिए कुछ सीटें प्रोविंशियल असेंबली के लिए और कुछ सीटें नेशनल असेंबली के लिए इमरान खान से मांग के ले लेंगे। नाज़रीन, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने कहा था कि उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान मुल्क के ख़िलाफ़, और उसके बाद जब से उन्होंने जंग बंदी ख़त्म की थी तकरीबन 1.5-2 महीना हो गया, उसके बाद कई उन्होंने हमले किए। इस्लामाबाद में भी हमला किया, बन्नों में किया, और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पुलिस थाने पे किया। अभी कल भी उन्होंने पेशावर के नज़दीक सरबंद में पुलिस थाना है, वहाँ पर उन्होंने रात के वक्त, अभी वो बड़ी मॉडर्न गैजेट्स है उनके पास, नाइट विज़न गैजेट्स हैं, उनके साथ उन्होंने पुलिस थाने के ऊपर हमला किया, जिसके नतीजे में पुलिस के एक ऑफिसर यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसका नाम था सरदार हुसैन, और 2 सिपाही इरशाद खान और जहान से दोनों हलाक हो गए। और फिर बाद में अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए जो हमलावर तालिबान के लोग थे वो फ़रार होने में कामयाब हो गए। अच्छा, फिर पुलिस ने उनका ताक़ुब किया, और जैसा कि पुलिस ने बताया है कि हमने उन्हें एक जगह जाके घेरा और उनके ऊपर गोलीबारी की, जिसके नतीजे में उनके हमने 2 आदमी हमने भी हलाक कर दिए। पाकिस्तान की जो अमन अमान की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तालिबान वाले किसी भी लिहाज से मुज़ाकरात के मूड में नहीं है, जबकि हुकूमत तो चाहती है कि अगर वो नेगोशिएशन टेबल पे आ जाएं तो किसी तरह उनको मनाया जाए, लेकिन वो मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो अपनी तरफ से जैसे कह रहे हैं कि वो जो फाटा के एरियाज़ थे और जिनको फिर खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया गया था वो वापस आज़ाद कर दिए जाएं, जैसे पहले हुआ करते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में। और फिर उसके साथ साथ वो अपनी किस्म का वो इस्लाम लाना चाहते हैं पाकिस्तान में, जैसा कि वो अफ़गानिस्तान में कर रहे हैं कि लड़कियों को तालीम बंद, और मतलब जो 1400 साल पहले का जो इस्लामी कानून था वो नाफिज करना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान की हुकूमत इस मूड में नहीं है कि वो उनकी ये बातें माने। लेकिन जब तक दोनों किसी एक पॉइंट पर मुत्तफिक नहीं होते ये जंग जारी रहेगी, लोग मरते रहेंगे और पाकिस्तान तब तक दाखिली इंतशार का शिकार रहेगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।